हेलो एंड वेलकम बैक टू विंजे कुरान। दोस्तों, काफी दिनों से हम कैश बुक के बारे में पढ़ रहे हैं, आज उसको खत्म करेंगे। आज के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पेटी कैश बुक ऑफ कोर्स खत्म होगा, दूसरा ये कि पिछला जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उससे रिलेटेड कुछ क्वेरीज थी, वो भी आज मैं करवाऊंगा। और तीसरा और इम्पोर्टेंट ये कि काफी सारे बच्चों ने कमेंट करके पूछा है कि सिलेबस कब खत्म होगा अकाउंटेंसी का, तो उसके बारे में बता रहा हूँ कि कितना सिलेबस हमने कर लिया, कितना हमारा पेंडिंग है और उसको कितना टाइम लगेगा, ये सब आज के सेशन में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले पेटी कैश बुक से। आज इसका मैं प्रैक्टिकल पोर्शन करवाने जा रहा हूँ। थ्योरेटिकल पोर्शन मैं पहले करवा चुका हूँ। जिन स्टूडेंट्स ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं पहले वो देख लो, उसके बाद आके इसको समझने की कोशिश करो। तो प्रैक्टिकल पोर्शन में आज मैं बताऊंगा कि पेटी कैश बुक हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसको ओवरव्यू बता देता हूँ आपको कि पेटी कैश बुक हम पेटी एक्सपेंस यानी बिजनेस के छोटे मोटे खर्चे जो हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए पेटी कैश बुक बनाते हैं। तो दोस्तों, उसमें एक हमारा हेड कैशियर होता है जिसको पेटी कैशियर भी कहते हैं, उसको हम एक अमाउंट दे देते हैं, कुछ पैसे दे देते हैं, जिसका मतलब ये है कि उसको ये करना होता है कि जो छोटे मोटे खर्चे हैं उसको उसी पैसों से खर्च करने होते हैं। तो मान लो अगर मैंने किसी पेटी कैशियर को, मेरा कोई पेटी कैशियर है या हेड कैशियर है, उसको मैंने 500 रुपये दे दिए और उसको कहा भाई अगले 7, 8, 10 दिन का ये खर्चा करो इसमें से। तो मान लो अगर अगले 10 दिन में 500 में से 100 रुपये वो खर्च कर देता है, तो मुझे फिर से उसको 100 रुपये और दे देने हैं ताकि मेरा वो 500 रुपये का बैलेंस मेंटेन रहे। इसको मैंने बताया भी था कि इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं कि जितना खर्चा कर दिया मुझे उतने पैसे उसको और दे देने हैं ताकि मेरा जो 500 रुपये का बैलेंस था वो मेंटेन रहे। फिर वो खर्चा करेगा, अगली बार जितने पैसे कम होंगे उतने में उसको और दे दूंगा। उसको इंटरेस्ट सिस्टम बोलते हैं। तो वो आज सारा हम करेंगे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में। तो सबसे पहले पेटी कैश बुक का आपको फॉर्मेट समझा दूं। पहला कॉलम जो रिसीट्स का है, इसमें वो पैसा आएगा जो मैं किसी हेड कैशियर को या पेटी कैशियर को दूंगा खर्चा करने के लिए। तो यहाँ पे आपका अमाउंट आ जाएगा जितना हेड कैशियर के पास पड़ा रहेगा खर्चा करने के लिए। डेट में तो आपने डेट डाल देनी है, जिस डेट की ट्रांजेक्शन है वो डेट डाल देनी है। वॉचर नंबर, दोस्तों बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करनी है आपके पास उसका बिल होना बहुत जरूरी है। तो उस बिल का जो नंबर है वो उसको वॉचर नंबर कहते हैं। वो वॉचर नंबर यहाँ लिखना है, आपने खाली रखना है, इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं है। उसके बाद पर्टिकुलर्स में जो आपने खर्चा किया वो सारे खर्चों की डिटेल लिखनी है। टोटल में आप जितना टोटल में खर्चा करोगे अलग अलग चीजों पे, उसका टोटल हम टोटल पेमेंट में लिखेंगे। और फिर जिस चीज पे आपने खर्चा किया उसके अलग अलग कॉलम बना लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कॉलम बनाए हैं, ये 4 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन का साइज। तो हर एक जो खर्चा उसके लिए अलग कॉलम बना लेना। जैसे मैंने एक कॉलम कन्वेंस के लिए बनाया है, किराया वगैरह हम जो देते हैं, ऑटो फेयर, बस फेयर या ट्रेन का फेयर, तो उसके लिए कन्वेंस का, फिर कार्टेज का बनाया, इसी तरह स्टेशनरी अगर यूज की उसका कॉलम, वेजेस का, और लास्ट में मिसलेनियस बनाया है कि अगर हमने किसी चीज का कॉलम नहीं बनाया तो हम मिसलेनियस में डाल देंगे। तो ये इसका फॉर्मेट है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक। प्रिपेयर एनालिटिकल पेटी कैश बुक। पहली ट्रांजैक्शन फर्स्ट जन रिसीव्ड 5000 फॉर पेटी कैश। हेड कैशियर को 5000 का पेटी कैश यानी पेटी एक्सपेंस करने के लिए मिला। वो पेटी कैश उसका हम यहाँ पे लिखेंगे 2, इसको लिखेंगे बैलेंस बरात डाउन। ये पहले से उसके पास बैलेंस पड़ा हुआ है तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 5000 और डेट डाल देंगे 1 जनवरी। चलिए दोस्तों सेकंड, अब ये उसके पास बैलेंस है, उसमें से अभी उसने ये सारे खर्चे करने जो नीचे पेमेंट लिखी हुई है 2 जनवरी ऑनवर्ड, ये सब उसके एक्सपेंसेस हैं। तो सबसे पहले पेड बस फेयर 2 जनवरी, डेट डाल दी हमने, यहाँ पे लिख देंगे बाय बस फेयर, बस का किराया कितना है दोस्तों 50 रुपीज। टोटल में तो आपने लिखना ही लिखना है, फिर हमने जो उसके रिस्पेक्टिव कॉलम बनाए हुए हैं अलग अलग उसमें भी डाल देना है। तो फेयर यानी किराया, किराया कन्वेंस में आ जाएगा, तो अपनी इस तरह से इसको रिकॉर्ड कर लेना है। नेक्स्ट इज पेड कार्टेज, हमने कार्टेज पे किया 3 जनवरी बाय कार्टेज। अच्छा कितने पैसे पे किए 250। टोटल में तो आपने हर किसी जो कॉलम है उसका खर्चा आपने लिखना ही लिखना है और बाद में जिस कॉलम का वो खर्चा उसमें भी ट्रांसफर करना है। जैसे कार्टेज है तो कार्टेज का कॉलम मैंने ये बनाया हुआ है, आप इस पे लिख दो 250, यहाँ पे भी आ गया। नेक्स्ट इज पेड फॉर स्टेशनरी 5 जनवरी, हमने स्टेशनरी के लिए पे किया बाय स्टेशनरी। तो कितना पे किया 400। सबसे पहले टोटल पेमेंट में तो आपने हर खर्चा लिखना ही है। स्टेशनरी का कॉलम मैंने अलग से बनाया हुआ है, आप उसमें भी लिख दोगे कितना है 400। नेक्स्ट इज पेड ऑटो चार्जेस 7 जनवरी,
हमने ऑटो चार्जेस दिए, ये भी फेयर में आएगा। ऑटो फेयर या चार्जेस एक ही मतलब है। तो ऑटो फेयर कितना है दोस्तों? ऑटो फेयर है 200। टोटल में तो लेना ही है, साथ ही कन्वेंस में भी ले लो क्योंकि फेयर सारे कन्वेंस में आएंगे। नेक्स्ट इज पेड वेजेस, हमने वेजेस पे की 9 जन बाय वेजेस। कितनी वेजेस पे की? 300 की। टोटल में तो लिखना ही है, और वेजेस का कॉलम मैंने अलग से बनाया हुआ है, वहां पे भी लिख दो 300। नेक्स्ट इज पे टू क्लीनर, यानी सफाई कर्मी को हमने 100 रुपए दिए, तो लिखेंगे बाय क्लीनर 100 रुपए। अब देखो क्लीनर का मैंने अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया, तो उसको हम मिसलेनियस में लिख देंगे। तो जब आपने ये सारे खर्चे यहाँ पे लिख दिए, अब आपने इनका टोटल करना है हर कॉलम का अलग से। तो यहां से शुरू करेंगे, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। कितना हो गया दोस्तों? 300 ये टोटल, 250 ये टोटल, 400 ये टोटल, 300 और ये टोटल 100। और यहां से इसका भी कर लेते हैं जो टोटल पेमेंट है, 3 4 7 2 9 3 12 और 1 1300। तो आप ऐसे टोटल कर लो या ऐसे टोटल कर लो, आंसर आपका 1300 ही आएगा। चलिए दोस्तों, अब हमें बैलेंस निकालना है। बैलेंस कैसे निकालेंगे? सिंपल है दोस्तों, हमने पेटी कैशियर को 5000 रुपए दिए थे, और उसमें से जो उसने टोटल खर्चा किया इन सबका मिलाते वो है 1300। इसका मतलब हमारे पास बैलेंस कितना बचा है? 3700। तो दोस्तों बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना बैलेंस बचा? 3700। पता चल गया होगा आपको कि 5000 पेटी कैशियर को दिए थे, 1300 का खर्च हो गया, तो 3700 हमारे पास कैश अभी भी पड़ा हुआ है। इसका टोटल कर देंगे। ये टोटल हो गया दोस्तों 5000, और ये इसका भी टोटल इसके सामने लिख देना है 5000। आई होप यहां तक क्लियर है। फिर भी एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जो आपका टोटल आया, जितना पैसा था आपके पास 5000, उसमें से 1300 आपने खर्च कर दिया। इसका मतलब आपके पास अब कैश कितना पड़ा है? 3700। तो 3700 प्लस 1300 टोटल आपका हो गया 5000, कि जो आपने खर्चा किया प्लस जो बचा था टोटल 5000 था, उसमें से इतना खर्च हो गया, इतना बचा हुआ है। ये टोटल हमने इसका भी यहाँ पे कर दिया, इसके सामने आना चाहिए। अब दोस्तों नेक्स्ट इज, जैसे मैंने कहा कि पहले भी बता चुका हूँ, आज का क्लोजिंग बैलेंस कब का? ओपनिंग बैलेंस है वो, चाहे कोई भी चीज हो। तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, बैलेंस कैरी डाउन, ये किस डेट का है? 10 जनवरी का, जो लास्ट डेट है। इसका मतलब ये 10 जनवरी वाला बैलेंस 11 जनवरी को हमारा क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो यहां लिख देंगे इसको, कितना बैलेंस था? 3700। ये जो क्लोजिंग बैलेंस था हमारा 3700 का 10 जन को, आगे 11 जनवरी यानी नेक्स्ट डे को हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। हमने इस तरफ लिख देना 3700। और साथ में अब मैंने कहा था कि जो पेटी कैशियर है जितना खर्चा वो कर देता है उतना हम उसको कैश और दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो 5000 में से उसने 1000 खर्चा कर दिया, तो बैलेंस उसके पास 4000 है। टू मेक इट 5000 मुझे उसको 5000 करना है, क्योंकि वो बैलेंस मुझे मेंटेन रखना है, तो मुझे उसको पैसे देने पड़ेंगे कितना? जितना उसने खर्च किया। तो मैं उसको कितने पैसे दूंगा? टू कैश अकाउंट, कितना खर्चा किया था उसने? 1300, मैं उसको 1300 और दे दूंगा। ये आपका सेम डेट का बैलेंस 1300। तो इस तरह से उसके पास फिर से कितना हो गया? 3700 उसके पास, 3700 पहले से बचा हुआ था, 1300 मैंने कैश उसको और दे दिया, फिर से मेरा बैलेंस कितना हो गया? 5000। तो इस तरह से जो है हम पेटी कैश बुक मेंटेन करते हैं। अब दोस्तों कुछ क्वेरीज हैं, वो ले लें। खान आदिल, अभिषेक और रुद्र सिंह, दोस्तों इनकी एक क्वेरी है और इंटरेस्टिंग है। मुझे एक चीज की बड़ी खुशी होती है कि जब कोई बच्चा कमेंट क्वेश्चन पूछता है, क्वेरीज लाता है और रेफरेंस के साथ लाता है कि सर आपने पिछले वीडियो में ये बोला था, अब आपने ये बोला है, तो ऐसा क्यों? तो बहुत अच्छा लगता है, यकीन मानो आप, क्योंकि हमें लगता है कि ठीक है यार, जो हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं वो बच्चे जो है ध्यान से देख रहे हैं, समझ रहे हैं उस चीज को, तभी वो रेफरेंस के साथ आते हैं कि सर आपने पिछले वीडियो में ये बोला था, अब आप ये बोल रहे हो। तो उसके ऊपर मैं ये आपका जो क्वेरी है वो दूर करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसको मैं रब कर दूं, आई होप ये आपको समझ आ गया।
चलिए दोस्तों, उनकी क्वेरी क्या थी मैं वो बता दूं। उनकी क्वेरी थी रिसीव चेक फ्रॉम मोहन एंड एंड्रोस टू नितिन। लेकिन इससे पहले मैं एक और एंट्री करवाना चाहूंगा, वो भी क्वेरी थी। पहले मैं उसको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों कल एक ट्रांजैक्शन थी, वो थी 5 अप्रैल की। सपोज करो दोस्तों ये कैश बुक है, ठीक है। डिस्काउंट कॉलम की मुझे जरूरत नहीं है तो मैं वो नहीं बना रहा हूं, सिर्फ कैश और बैंक कॉलम बना रहा हूं। दोस्तों कल एक ट्रांजैक्शन थी, वो थी 5 अप्रैल की। ट्रांजैक्शन थी रिसीव ए चेक फ्रॉम रवि। रिसीव ए चेक 5 अप्रैल। रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम रवि। मुझे रवि से एक चेक मिला, ठीक है, 5,000 का। और 7 अप्रैल को थी फिर एक रवि चेक डिपॉजिट टू बैंक। रवि चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दोस्तों इसके दो तरीके हैं करने के। मैंने आपको एक शॉर्ट में समझाया था, मैं दोनों समझा देता हूं क्योंकि वो जो एंड्रोस वाला पार्ट है वो इससे रिलेटेड है थोड़ा। चलिए पहले मान लेता हूं कि मैंने आपको कल कहा था कि आपने 5 तारीख वाली एंट्री नहीं करनी, अब 7 तारीख वाली सिर्फ एंट्री करो। बिल्कुल सही है, वो भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपने 5 तारीख वाली एंट्री करनी है वो भी कर सकते हो। दोनों से आंसर आपके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए पहले मैं वो समझा देता हूं कि सपोज करो मुझे एक चेक मिला रवि से, ये पर्टिकुलर का कॉलम है, तो किससे चेक मिला, क्योंकि मेरी रिसिप्ट है तो इस तरफ लिखूंगा किससे मिला, रवि से। अब दोस्तों चेक मिला, लेकिन आप देख रहे हो कि चेक जो मिला, लेकिन मैंने 7 अप्रैल को बैंक में जाके डिपॉजिट किया, यानी मेरा बैंक बैलेंस जो है वो 7 अप्रैल को इंक्रीज हुआ। तो इसको मैं बैंक कॉलम में नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि 5 अप्रैल को तो मेरा बैंक का बैलेंस इंक्रीज हुआ ही नहीं, वो तो कब हुआ, 7 अप्रैल को। तो क्या करेंगे इसका, फिर हमें क्या करना है, इसको कैश कॉलम में ही लिखना है। इसलिए क्योंकि जब हम इसको बैंक में जमा करवाएंगे तब हम इसको कैश कॉलम से निकाल देंगे। अभी वो करके भी दिखाऊंगा। तो पहले हमने 5 तारीख की एंट्री कर ली दोस्तों, या कि 5 अप्रैल की एंट्री हो गई, ठीक है। अब 7 अप्रैल की रवि चेक डिपॉजिट टू बैंक, हमने रवि का चेक बैंक में डिपॉजिट किया। अब दोस्तों 7 अप्रैल की एंट्री करनी है, तो क्योंकि हम डिपॉजिट कर रहे हैं इसका मतलब हमारा बैलेंस कम होगा। अब ये कॉन्ट्रा बनेगी दोस्तों। कॉन्ट्रा इसलिए क्योंकि हमने जो रवि से चेक की फॉर्म में 5,000 लिया था, हमने कैश में डाला है। अब जब हम बैंक में वो पैसा ट्रांसफर करेंगे, अल्टीमेटली कैश का बैलेंस कम हो जाएगा आपका। तो जब कैश बैलेंस कम होता है और बैंक बैलेंस बढ़ता है तो फिर बनती है कॉन्ट्रा। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जब हम ये चेक जमा करेंगे, बैंक में जमा करवाएंगे, तो हमारा कैश बैलेंस कम हो जाएगा क्योंकि ये चेक चला जाएगा बैंक में। तो ये दोनों को ही इफेक्ट कर रहा है, यानी कैश को भी और बैंक को भी। बैंक बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, कैश बैलेंस डिक्रीज, तो इसकी बनेगी कॉन्ट्रा। तो 7 तारीख की एंट्री अब कॉन्ट्रा बनानी है आपने। ये चेक आपने बैंक में डाल दिया, कितने का, 5,000 का। तो आपका जो कैश बैलेंस है वो 5,000 कम हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय। क्यों कम हुआ, क्योंकि ये बैंक में चला गया। कैश बैलेंस आपका डिक्रीज हुआ, आपको मैं पहले बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं। जो बैलेंस डिक्रीज हो माइनस जो बैलेंस इंक्रीज हो प्लस, और जो माइनस, यानी माइनस का मतलब पेमेंट, तो कहां से पेमेंट हो रही है, कैश से, और प्लस का मतलब रिसिप्ट, कहां रिसिप्ट हो रही है, बैंक में। तो मैं इसको मैं यहां पे बैंक पे लिख दूंगा। टू कहां से आया, ये कैश। अब इस क्वेश्चन जो मैंने ये पार्ट करवाया और जो मैंने कल करवाया था, दोनों में कोई फर्क नहीं है। अगर मैं उस तरह से कराऊं तो वैसे भी आपका आंसर जो है सेम वैसे ही निकलेगा। और जो मैंने कल करवाया था, ये आई होप आपको समझ आ गया। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि 5 अप्रैल की हमने जो ट्रांजैक्शन है उसको कैश कॉलम में इसलिए लिखना है क्योंकि चेक हमने बैंक में जमा नहीं करवाया। और जब हम उस चेक को बैंक में जमा करवाएंगे, अल्टीमेटली जो कैश में हमने 5,000 प्लस किया था वो आपका कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो माइनस मतलब आपने क्रेडिट साइड में, पेमेंट साइड में लिखना है। और बढ़ेगा कौन सा बैलेंस, बैंक का, तो बैंक की रिसिप्ट हो जाएगी, बैंक के डेबिट साइड में कॉन्ट्रा बनेगी फिर। लेकिन मैंने आपको कल कहा था कि ये लंबा प्रोसीजर है, आंसर बेशक दोनों से सेम आएगा, लेकिन ये लंबा प्रोसीजर आप सिंपल ऐसा कर लो कि 5 तारीख वाली एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं करनी, सीधी 7 तारीख वाली। हमने चेक जमा करवा दिया तो रवि बैंक में जमा हुआ, सीधा 5,000 यहां ले लो। बात एक ही है, अगर आप उसका टोटल करके देखोगे सेम आंसर आएगा।
5,000 बैंक का बैलेंस बढ़ाएगा। तो ये सिंपल आपने करना है। अब 2 तरीके बता दिए। जो मैंने आपको कल कहा कि मुझे एक चेक आया मोहन से और मैंने नितिन को एंडोर्स किया। अब आप देखो, अगर ये चेक जिस दिन आया मैंने उसी दिन नितिन को दे दिया, तो इसकी आपको यहां पे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने सेम डे उसी दिन दे दिया, तो आपके पास ना ये चेक आया, ना आपके पास रिसिप्ट हुई, ना आपसे पेमेंट हुई, क्योंकि आपके बैलेंस वैसे ही रहे। लेकिन सपोज करो कि अगर ये चेक आता इसी तरह 5 अप्रैल को और हम 7 अप्रैल को डिपॉजिट करते हैं, तो अगर हमने 5 अप्रैल को उसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है, मान लो किससे चेक आया था, मोहन से जो चेक आया, सपोज करो अभी मैंने अमाउंट लिखा नहीं है, तो सपोज करो 5,000 का ही था। अगर हमने उसको रिकॉर्ड कर लिया हुआ है कैश में और हम नितिन को दे रहे हैं 1 दिन के बाद या 2 दिन के बाद, फिर वैसा ही आपको ये एंट्री बनानी थी जैसे मैंने अभी बना के दी कॉन्ट्रा एंट्री। तो जो मैंने आपको कहा था कि आपको कैश साइड में उसको शो कर देना है, वो उस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि जहां चेक आज आया है, लेकिन आपने नितिन को या किसी थर्ड पर्सन को 2 दिन के बाद या 1 दिन के बाद दिया, तब आपको वैसा करना है। लेकिन अगर आपको सेम डे चेक आया, सेम डे आपने किसी एंडोर्स कर दिया, उसको किसी को दे दिया, तब आपको वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करनी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अल्दो ये मैंने आंसर वहीं पे कमेंट सेक्शन में दे दिया था, तो लेकिन मुझे लगा कि काफी लोगों के दिमाग में ये चीज आई होगी, तो मैं इसको आज वैसे ही क्लियर कर दूं। आई होप आपको ये समझ आ गया। नहीं आया फिर से कमेंट सेक्शन में लिखो, फिर लूंगा। और दोस्तों बाकी कमेंट सेक्शन में ज्यादातर आंसर मैं कमेंट सेक्शन में दे रहा हूँ अब, तो आप वहीं पे देख लिया करो। जिनके एक्सप्लेनेशन की जरूरत है मैं आके यहाँ पे बोर्ड पे करवाऊंगा। चलिए दोस्तों, आई होप आपको ये समझ आ गया। एक और क्वेश्चन था, ये मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। साजिद मकबूल का क्वेश्चन था, चेक रिसीव्ड फॉर डिपॉजिट इन कैश बुक ऑन नेक्स्ट डे किस कॉलम में रिकॉर्ड होगा? साजिद आई होप आपको ये आंसर इसमें मिल गया होगा। अच्छा, एक दानिश खान का एक क्वेश्चन था, बैंक ओवरड्राफ्ट डेबिट में क्यों लिखा? आपको याद होगा कल जब मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो ये बैंक कॉलम है, आपको याद होगा मैंने इस साइड का टोटल किया था और वो बैलेंस इस तरफ लिखा था। तो ये मिस्टर दानिश खान का ये क्वेश्चन था कि बैंक बैलेंस कैलकुलेट यहाँ क्यों लिखा गया। दोस्तों बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई लेजर बनाते हैं उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो पता है, एक डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। ये लेजर बन गई, ठीक है, ये आपकी डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। बेसिकली हमें इन दोनों साइड्स को बैलेंस करना होता है। कैश बुक भी आपकी लेजर ही है, इसको दोनों साइड्स को हमें बैलेंस करना होता है। बैलेंस कैसे करते हैं? जो साइड बड़ी है, मान लो इस साइड का टोटल है 10 रुपए और यहाँ पे आया 8 रुपए, तो आपको बैलेंस कैसे करना है? दोनों को 10 रुपए तो लाना ही है, तो अल्टीमेटली आपको यहाँ लिखना पड़ेगा बाय बैलेंस कैरीड ओवर, कि ये बैलेंस है, बैलेंसिंग फिगर है जिसने दोनों साइड्स को बराबर किया। ये भी 10 और ये भी 10, हमेशा दोनों बराबर करने हैं। जो साइड छोटी है, जितना बैलेंस कम है उसमें वो आपने लिख देना है। तो कल का जो क्वेश्चन था उसमें बैंक वाली साइड बड़ी थी, मान लो यहाँ पे अब ये 10 रुपए थे और यहाँ पे सपोज करो वो 8 रुपए थे, तो अब मुझे दोनों साइड को बराबर करना, तो बैलेंस कहाँ लिखना है? डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना। तो सिंपली जो साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस जो है दूसरी साइड में लिखा जाता है। यानी जैसे 10 रुपए है, इसका बैलेंस कितना बचा आप निकालने के बाद 2 रुपए, तो इसको डेबिट साइड में लिखा जाएगा। और मैंने आपको पहले बताया था जो साइड बड़ी होती है उसी का बैलेंस यहाँ पे यूज होता है। जैसे अभी क्रेडिट साइड बड़ी है तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ, बेशक लिखा डेबिट साइड में है लेकिन ये क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि बैलेंस तो इसी का है ना, 10 का ही 2 रुपए बचे हुए, तो क्रेडिट बैलेंस है। अगर ये साइड बड़ी है डेबिट वाली तो उसको बोलते हैं डेबिट बैलेंस। नेक्स्ट इज, हाँ दोस्तों, एक मिस्टर बसीरत अफरोज हैं, ये इन्होंने कब कमेंट किया था कि एकेडमिक पढ़ा रहे हो आप। दोस्तों ऐसा है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स, मुझे लगता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने कॉमर्स नहीं पढ़ा हुआ, तो मुझे आपको एकेडमिक करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बेसिक्स उसके बिना क्लियर नहीं होंगे। अगर आप सारे लोग 12th या 11th कॉमर्स बैकग्राउंड के होते हैं तो मैं बेसिक्स पे या जो प्रैक्टिकल पोर्शन करवा रहा हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, लेकिन मुझे चलना है उन सब के साथ जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं। तो अगर मैं सीधा MCQs पे आ जाऊँ करना या ऊपर से करवा दूँ तो वो आपके सर के ऊपर से जाएगा।
मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मुझे थोड़ा डिटेल में जाना पड़ेगा, थोड़ा एकेडमिक भी लाना पड़ेगा ताकि आप उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ। तो मिस्टर बशारत, मुझे लगता है आपने शायद कॉमर्स पहले से पढ़ा हुआ है या आप थोड़े ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, आपको जल्दी समझ आ रहा है, लेकिन मुझे आपके हिसाब से नहीं चलना, मुझे सबके हिसाब से चलना है। चलिए दोस्तों, आज का इतना ही है और अब रह गया कि हमारा सिलेबस के बारे में बात करना। सिलेबस कितना हो गया दोस्तों? कुल मिला के 15 चैप्टर हैं। उसमें से कौन कौन से चैप्टर मैं करवा चुका हूँ? एक आपको मैं इंट्रोडक्शन करवा चुका हूँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। तो आपका इंट्रोडक्शन फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट है। उसके बाद आपको मैं करवा चुका हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन एंड जर्नल, ये भी मैं करवा चुका हूँ। थर्ड आपको मैं करवा चुका हूँ लेजर। फोर्थ आपको मैं करवा चुका हूँ कैश बुक। इसका एक और पार्ट है फाइनेंशियल ऑडिट, ये अभी करवाना है, ये थियरी है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। पांचवा आपको मैं करवा चुका हूँ रूल फॉर जर्नलाइजिंग, जिसमें मैंने रियल पर्सन नॉमिनल अकाउंट के बारे में बताया था, उनके रूल्स बताए थे। तो ये चैप्टर भी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। 6 मैं ट्रायल बैलेंस भी करा चुका हूँ। कैश बुक तो आज ही हमने खत्म किया है। तो 15 में से 6 चैप्टर में करवा चुका हूँ, बाकी बचे हैं 9 चैप्टर। 9 चैप्टर में से जो बड़े चैप्टर हैं उसमें है एक पार्टनरशिप, ये एक बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर 5 चैप्टर हैं। दूसरा है प्रॉफिट एंड ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, और एक और है BRS, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ये 3 चैप्टर बड़े हैं जिनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा। बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं वो ज्यादा 2 क्लासेस या 3 क्लासेस, इनको मैक्सिमम टाइम लगने वाला है। और ये टाइम आप लगा लो कि 1.5 महीना या 2 महीने, मुझे लगता है 2 महीने से पहले ही हो जाएगा। और अब नेक्स्ट जो भी दिन आ रहे हैं आगे, इसमें मैं अपनी फ्रीक्वेंसीज में बढ़ाऊंगा। हर 2 दिन के बाद 1 दिन ब्रेक होगी। अब तो मैं 2 दिन करवाऊंगा, 1 दिन की ब्रेक लूंगा। तो इस तरह से करवाऊंगा। आपका सिलेबस 100% कंप्लीट होगा, बेफिक्र रहिए, एग्जाम से पहले कंप्लीट होगा। आप इस बात पे क्वेश्चंस मत करिए कि सिलेबस कब कंप्लीट होगा, रह तो नहीं जाएगा। अकाउंटेंसी का सिलेबस आपका 100% कंप्लीट होगा, ये मेरा प्रॉमिस है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही है। बाकी कुछ MCQs मैं लेके आऊँगा नेक्स्ट टॉपिक में, और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में दोस्तों ये 2 टॉपिक हैं, पार्टनरशिप के बारे में बता दूं। बहुत बड़ा टॉपिक है ये 12th का। इसमें 12th का मान लो 60% सिलेबस इसी में है, और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज इसी की होगी। मतलब अगर कहीं क्वेश्चन MCQs के सबसे ज़्यादा आए तो इसी क्वेश्चन में, क्योंकि 15 चैप्टर हैं, 30 नंबर के MCQs आने हैं। अगर हम एवरेज 2 मान के चले तो हो सकता है किसी में 1 आए, लेकिन इस चैप्टर में से कम 4 या 5 MCQs आएंगे। बाकी में हो सकता है 1 या 2 आए, लेकिन इसमें से 4 या 5 आएंगे। और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दो, पार्टनरशिप करना है या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट, मर्जी आपकी। क्योंकि बेसिक्स हमारे क्लियर हो चुके हैं, दोनों चैप्टर आपको आसानी से समझ आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। आप जो करना चाहते हो पहले कमेंट सेक्शन में लिख देना। थैंक यू दोस्तों। मुझे फॉलो करने के लिए इंस्टाग्राम और फेसबुक, आपको लिंक मिल जाएगा, व्हाट्सएप नंबर भी आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कुछ पूछना है, क्वेरीज तो आप यहीं पे डालोगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो मुझे वहाँ पूछ सकते हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।